नमस्कार साथियों, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर एच2 गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। कल अपन ने हड़प्पा सभ्यता में चर्चा करते हुए हड़प्पा सभ्यता के धर्म समाज के बारे में बात की थी। आज अपन हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा के अंतर्गत, और अपन कोशिश करेंगे इसको थोड़ा जल्दी करने की। अब देखो, अगर हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले अपन को बात करनी पड़ेगी कृषि अर्थव्यवस्था। हड़प्पा में कृषि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जौ, यहाँ की मुख्य फसल थी बारले। बारले का मतलब है जौ। फिर इसे गेहूं उगाए जाते रहे, कल अपन ने बात कर ली थी, चावल उगाए जाते रहे, मटर उगाए जाते रहे और चना उगाए जाते रहे। ये चार चीज ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है, पूछा जा सकता है कि क्या गेहूं उगाया जाता रहा, क्या चावल की जानकारी थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को? तो उसका उत्तर होगा हाँ। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, हड़प्पा में जो कृषि की गई, कृषि के लिए उन्होंने बाढ़ के पानी का इस्तेमाल किया, फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन का मतलब ये है कि बाढ़ के पानी से सिंचाई करने का प्रबंध हड़प्पा में किया गया। हालांकि जो नहर है, नहर से सिंचाई करने के प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। केवल एक उदाहरण देखने को मिलता है अपवाद स्वरूप, वह है नहर सिंचाई का प्रमाण हमें मिला है। देखो नीचे लिखा है कैनल इरिगेशन शॉर्टुंगा। शॉर्टुंगा, SHORTUNGA। शॉर्टुंगा एक जगह है जो उत्तरी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के कोने में है। तो वहां पे हमें नहर से सिंचाई होने के प्रमाण मिले हैं, उसके अलावा हमें कहीं पे भी नहर का प्रमाण नहीं मिला। तो बेसिकली वो लोग फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी बाढ़ के पानी का। जब नदी के आसपास बाढ़ आती है तो उससे पहले क्या करते हैं, नदी के आसपास बीज को बो देते हैं। जब थोड़ा बाढ़ आती है, वहाँ पानी आता है, उसके माध्यम से पानी उस जगह पे पहुंच जाता है, सिंचाई हो पाती है, तो उसको फ्लड इरिगेशन कहा जाता है। फिर अपन आगे चलते हैं। इसके अलावा कृषि में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गबरबंद। गबरबंद, गबरबंद, गबरबंद का मतलब है नाला। नाला जो पानी के निकासी के लिए नाले का उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग करके उसको बांध से जोड़ते हुए सिंचाई करने के भी हमें प्रमाण मिले। छोटे छोटे नाले हैं, ये नहर नहीं है, बहुत गबरबंद नाला जो एक बांध से निकलता हुआ। तो यह नाले है, इस प्रकार की सिंचाई के प्रमाण में मिले बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में। यानी गबरबंद नाले के माध्यम से कृषि कार्य करने के प्रमाण मिले हैं बलूचिस्तान अफगानिस्तान में। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन फॉर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। कपास उगाने वाले संभवतः वो पहले लोग रहे होंगे, पहली सभ्यता रही होगी भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा। ठीक है, कपास उगाई जाती थी। फिर मल्टीपल क्रॉप्स, ये भी अगला पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। आप देख ही सकते हो, व्हीट, राइस, पी, ग्राम। फिर इसके अलावा क्रॉप रोटेशन भी जानते हैं। क्रॉप रोटेशन के बारे में भी उनको जानकारी थी। क्रॉप रोटेशन क्या है कि बदल बदल के कृषि की जो फसल है उसको उगाना। क्रॉप रोटेशन को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, तो 2 सेकंड में यहाँ पे देख लेंगे। क्रॉप रोटेशन, फसल का चक्रीकरण। तो उन्होंने फसल के चक्रीकरण का भी प्रबंध किया। फिर हड़प्पा सभ्यता की कृषि में अगला पॉइंट ये है कि उनके पास अधिशेष था, अतिरिक्त उत्पादन उन्होंने किया। कृषि में अतिरिक्त उत्पादन हो, उसके माध्यम से उनके पास अधिशेष रहा, सरप्लस रहा, जिसको स्टोर करने की आवश्यकता रही। जो भी अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन हुआ उसको एक जगह पे इकट्ठा करने की आवश्यकता हुई, स्टोरेज बनाया गया, अन्नागार बनाया गया, जिसको ग्रेनरी कहा जाता है, गोडाउन कह सकते हैं। उनको संचित करने के लिए अन्नागार बनाया गया। तो सब ये कहाँ से शुरू हुआ? अधिशेष से शुरू हुआ। अधिशेष से स्टोरेज बनाना पड़ा, अधिशेष से प्रशासन अस्तित्व में आया, क्योंकि वो जो अन्नागार है वहां पे पूरा प्रबंध करने के लिए कौन उसको वहां पे लेके आएगा, किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होगा, किस प्रकार से व्यापारी अन्नागार से अनाज लेकर लोगों के बीच में बेचेंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो गई अधिशेष के कारण, और शहर का भी विकास हुआ। शहर के विकास में भी एक अहम भूमिका निभाई इस अधिशेष ने। अधिशेष की अवधारणा इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अधिशेष के कारण ही शहरी सभ्यता का विकास होता है, ऐसा माना जाता है। फिर एनिमल डोमेस्टिकेशन, यानी जो पशु है, पशुपालन के अंदर भी कई सारी गतिविधियां हड़प्पा में की गई। जैसे बुल है, ऑक्शन है। बुल मतलब जो भैंसे हैं उनको पाला गया, बकरी को पाला गया, कुत्तों को भी पाला गया, डॉग को भी पाला गया, भेड़ को पाला गया, और घोड़े की भी उनको जानकारी थी। ये भी सवाल आता है आईएएस में, क्या हड़प्पा वासी घोड़े को जानते रहे? हाँ, जानते रहे। हमें घोड़े के भी प्रमाण मिले हड़प्पा सभ्यता से। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा प्लो, यानी हल के माध्यम से कृषि करना। प्लो, प्लो का मतलब होता है हल। तो हल के माध्यम से कृषि करने का भी हमें प्रमाण मिला हड़प्पा में। सबसे पहला ये है। टेराकोटा मतलब मिट्टी से बना हुआ एक हल।
जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है हड़प्पा के अंदर, मिट्टी से बना हुआ हल। वो वास्तव में उन्होंने लकड़ी के हल इस्तेमाल किए हैं हड़प्पा वासी ने, इसलिए वो जो हल है हमें आज तक मिल नहीं पाया। वुड का बना हुआ लकड़ी के हल का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो हल आज तक हमें मिल नहीं पाया। और हमें कहाँ से प्रमाण मिलता है? जो मिट्टी का बना हुआ हल है, जिससे अपन खिलौने के रूप में प्रयोग ले सकते हैं, उस मिट्टी के बने हुए हल से हमें प्रमाण मिलता है कि उनको हल के बारे में जानकारी थी। फिर बनावली में सिंचित भूमि के बारे में भी जानकारी मिल रही है। सिंचित, फर्रो, फर्रो के मीनिंग देख लेते हैं क्या है। FURROW, FURRO, एग्जैक्ट वर्ड मैं इसका हिंदी में बोल रहा हूँ नहीं। हल रेखा, जैसे अपन जब हल चलाते हैं तो कई प्रकार की रेखा बन जाती है जमीन के ऊपर, तो मैं उस हल रेखा के बारे में भी जानकारी मिली है बनावली से। बनावली एक स्थान है हरियाणा के अंदर, यानी कृषि का कार्य वहां पे होता है, यानी जुते हुए खेत हैं, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला बनावली से। फिर अपन आगे बात करते हैं मैरीन रिसोर्सेज, यानी समुद्रिक संसाधनों का भी उन्होंने उपयोग किया। समुद्रिक संसाधनों का कैसे उपयोग किया? ये भी कृषि का ही भाग है। जैसे मछली, मछली का भी पालन किया गया हड़प्पा के अंदर, और उनका व्यापार भी किया गया। मछली और जो अन्य जंतु हैं समुद्र के, उनका व्यापार भी किया गया। फिर लिफ्ट इरिगेशन के भी हमें प्रमाण मिले। ये सब पॉइंट है जिनको लिखने से आपका आंसर काफी अच्छा बन जाएगा। लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन ये है कि नीचे से पानी को ऊपर लेके आना, कुएं से पानी को लिफ्ट करके ऊपर लेके आना। तो कुएं के पानी के द्वारा भी सिंचाई के हमें प्रमाण मिले हैं हड़प्पा में। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अपन शिल्प और कला के बारे में बात करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। देखो आर्ट एंड क्राफ्ट में कौन कौन से धातुओं की उनको जानकारी थी? ब्रॉन्ज, कांसे की उनको जानकारी थी, कांसे युक्त था। फिर गोल्ड, सोने की वस्तुएं भी उन्होंने बनाई है, चांदी की वस्तु भी बनाई है, तांबे की वस्तु भी बनाई है। बस आयरन को छोड़ के, लोहे को छोड़ के उन्होंने बाकी अन्य धातु को उन्होंने इस्तेमाल किया है। जैसे इन्होंने धातु का इस्तेमाल करते हुए क्या बनाया? तलवार बनाई है, कुल्हाड़ी बनाई है, शीशे बनाए हैं और कड़े बनाए हैं, बैंगल्स, कड़े बनाए हैं हाथ में पहनने वाले। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो, जैसे मैंने कहा था पहले कि हड़प्पा में जो कांसा है, कांसे का उपयोग बहुत सीमित हुआ है। हालांकि कांसे का उपयोग शुरू हो चुका है हड़प्पा में, लेकिन इसका सीमित उपयोग था। अधिकांश वस्तुएं, वो अधिकतर वस्तुएं उनको पत्थर से ही बनाया गया। क्यों? क्योंकि देयर वाज ए कल्चरल प्रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट्स मेड बाय स्टोन। कल्चरल प्रेफरेंस क्या है कि सदियों से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थर की चीजें बनाई जाती थी, लेकिन हड़प्पा के अंदर कांसे की चीजें बनाना शुरू हुआ। लेकिन जो पुराने रीति रिवाज थे, जो पुरानी परंपराएं हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पत्थर की भी खूब सारी वस्तुएं बनाई। तो जो कांसे की वस्तुएं हमें सीमित मिली है, पत्थर से बनी हुई वस्तुएं हमें अधिक मिली है। इसका कारण क्या है? उनकी तकनीक पता था कांसे की, कैसे वस्तु को बनाते हैं। लेकिन एक कल्चरल प्रेफरेंस हो जाती है, एक आदत बन जाती है कि पत्थर का उपयोग बहुत लंबे समय से हो रहा है, तो पत्थर से जो वस्तुएं बनी उनका उत्पादन उन्होंने जारी रखा बड़े स्तर पर। तो अगर वहां पे पत्थर की अधिक वस्तु, विश्लेषण का पॉइंट, अगर वहां पे पत्थर की अधिक वस्तुएं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकली बैकवर्ड पीपल थे। टेक्निकली बैकवर्ड का मतलब ये है कि तकनीक के आधार पे वो इतने सशक्त नहीं थे, इसका मतलब हम ये नहीं निकाल सकते। जबकि बस कल्चरल प्रेफरेंस की बात है, एक सांस्कृतिक झुकाव की बात है कि जो पत्थर है उनका उपयोग पहले से करते आए थे, इसीलिए उन्होंने उसको कंटिन्यू किया और पत्थर की वस्तुएं अधिक संख्या में उत्पादित की कांसे की बजाय। फिर अपन आगे बात करते हैं, धातु के जो वस्तुएं हुआ करती थी वो महत्वपूर्ण मानी जाती थी, वैल्यूएबल मानी जाती थी, कीमती मानी जाती थी, इसलिए लोग उनका संग्रह भी करते थे। अंग्रेजी में शब्द होता है होड़, उनको होड़ भी किया गया, जैसे जमीन में दफना के रख देना, छुपा के रख देना। तो उनका संग्रह और संचित भी किया जाता है उन धातुओं की वस्तुओं को। फिर और कौन सा हमारे पास उदाहरण? डांसिंग गर्ल, जो मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे में बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है, वह इसका उदाहरण है। फिर कांसे के बने हुए अनेक प्रकार के हमें खिलौने भी मिले हैं, जिसमें टॉय कार्ट, यानी एक खिलौने की बैलगाड़ी मिली है जो कांसे की बनी हुई है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ समय में जो शिल्प का कार्य होता रहा वो बहुत बेहतरीन होता रहा। फिर आगे पर शिल्प में आगे बढ़ते वुवन क्लोथ्स के बारे में जानकारी मिली, यानी बुने हुए कपड़े, यानी पूरे बुने हुए कपड़े के हमें प्रमाण मिला मोहनजोदड़ो से। ये भी प्रश्न आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हमें बुने हुए कपड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, MHN शॉर्ट में लिखता है। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि वहाँ पे जो खिलौने हैं, खिलौने बनाने का कारखाना हमें मिला चनुहारो में। खिलौने बनाने का कारखाना, इट वाज ए टॉय सेंटर, चनुहारो सिंध पाकिस्तान में, चनुहारो।
फिर इसके अलावा पत्थर की मूर्तियां भी खूब सारी मिली है, जिसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्थर की मूर्ति है दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, बियर्डेड मैन, जो हमें हड़प्पा से मिली है। फिर सिरेमिक्स, सिरेमिक्स का मतलब क्या है? जो मिट्टी की विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई गई, जैसे चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने वस्तुओं का उत्पादन किया, उनको सिरेमिक्स कहा जाता है। जैसे अनेक प्रकार के जो बर्तन बनाए गए मिट्टी के, उन बर्तनों की भी हमें भरमार मिलती है हड़प्पा के अंदर। फिर आगे चलते हैं, जो टेराकोटा फिगरिन है, जो मिट्टी के बनाए हुए जो मूर्तियां हैं, छोटी छोटी मूर्तियां, मातृ देवी की मूर्तियां हैं, वह बहुत ही सजीव प्रतीत होती है, वाइवेसिटी। वाइवेसिटी का मतलब यह है कि बहुत ही डायनेमिक तरीके से उन्होंने उन मूर्तियों को बनाया है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, सुखपुर, सुखपुर नाम की जगह, सुखपुर में पत्थर के औजार बनाने का कारखाना मिला है। पत्थर के औजार, सुखपुर, सुखपुर जगह है पाकिस्तान में, जहाँ पे पत्थर बनाने का कारखाना मिला। फिर हाथी दांत का भी कार्य किया करते थे, आइवरी। हाथी दांत का कार्य कैसे किया करते थे? हाथी दांत का बना हुआ कॉम्ब मिला है, कॉम्ब, जो बाल बनाने के लिए कंघा इस्तेमाल में आता है। स्टिक्स मिली है, छोटी छोटी पतली डंडियां मिली है हमें, हाथी दांत की बनी हुई। फिर इसके अलावा मोती पे भी कार्य होता है, बीड्स, मनकें जिसे कहा जाता है, मनकों पे भी कार्य किया जाता है। मनकों की मालाएं उन्होंने बनाई, जैसे चनुहारों से हमें प्रमाण प्राप्त है मनकों की मालाएं का। फिर यही जो मालाएं हैं, ये पत्थर की भी बनाई गई, चिकनी मिट्टी की भी बनाई गई, स्टेटेटाइट, छोटे छोटे मन के, यानी चिकनी मिट्टी के मन के, पत्थर के मन के, और चांदी और सोने की भी मालाएं बनाई गई। सील मेकिंग, जो मोहर थी, उसको बनाना भी एक अपने आप में एक प्रकार की कला थी, और मोहर का उत्पादन हड़प्पा के अंदर किया जाता था। फिर मोहर है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? बार बार आ रहा है, मोहरों का इस्तेमाल सिक्कों के रूप में नहीं होता रहा, मोहरों का इस्तेमाल होता रहा ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जो व्यापारिक क्रियाकलाप हुए हैं उसकी प्रामाणिकता बताने के लिए उन सील्स का उपयोग होता है। जैसे मैं बताता हूँ, या आई कार्ड की तरह उनका उपयोग हुआ, आइडेंटिटी कार्ड की तरह उन मोहर का उपयोग हुआ है। जैसे कोई वस्तु का उत्पादन हुआ, उसको किसी बोरे में बंद कर दिया, और बंद करने के पश्चात बोरे के ऊपर एक मोहर लगा दी। मोहर, वह क्या इशारा कर रही है? मोहर के अंदर जो भी वस्तु बनी है वो गुणवत्तापूर्वक वस्तु है, वह प्रमाणिक वस्तु है। फिर इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, ताबीज भी खूब सारे बनाए गए हैं। तो जो मोहर है, मोहर के साथ साथ ताबीज भी बनाई गई, सब शिल्प के प्रमाण भी है। शेल, शंख के भी कार्य इत्यादि किए गए हैं हड़प्पा में, जैसे बालाकोट और नागेश्वर, वहां पे शंख के बने हुए अनेक प्रकार की वस्तुएं हमें मिली है। फिर हड्डियों की बनी हुई वस्तुएं भी मिली है, हड्डियों से उन्होंने मनकों की माला भी बनाई है हड्डियों से। पिन्स, जो महिला इस्तेमाल करती है, पिन का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। फिर बोट मेकिंग, बोट मेकिंग भी एक प्रकार में अपने आप में एक शिल्प का उदाहरण है। बोट मेकिंग, नाव बनाने का कारखाना भी वहां पे था। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव क्या है? शिल्प के कार्यों का अपन आलोचना करें, शिल्प के जो कार्य में हड़प्पा में उसकी आलोचना की होगी, लिमिटेड इन नंबर, बहुत ही सीमित संख्या में हमें शिल्प के प्रमाण देखने को मिले हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव है। नॉट वैरायटी, और यहाँ पे वैरायटी कम है, इसका मतलब ये है विविधता कम है। जो भी शिल्प की वस्तुएं बनाई गई है उनमें विविधता कम है, जबकि अगर अपन इजिप्ट में देखें, मेसोपोटामिया में देखें, वहां पे संख्या भी बहुत अधिक है, वहां पे विविधता भी है कार्य। तो यहाँ पे हमें चुनिंदा उदाहरण देखने को मिले हैं शिल्प के। इसका एक कारण यह भी हो सकता है इतिहास का, जैसे कहते हैं कि यह जो उन्होंने उत्पादन किया जिन वस्तुओं को, पेरिशेबल थी। पेरिशेबल का क्या मतलब है? जो समय के साथ खत्म हो गई। हो सकता है उन्होंने लकड़ी की चीजें बनाई हो जो लंबे समय तक नहीं चल पाई और हमें आज के समय नहीं मिल पाई। जैसे पेरिशेबल आइटम क्या, उन्होंने जिन वस्तुओं का उत्पादन किया उनमें से अधिकांश टेक्सटाइल की रही होगी, कपड़े की बनाई होगी, लकड़ी की बनाई होगी, जो पेरिशेबल है। फिर इसके बाद हम व्यापार के बारे में बात करते हैं। देखो, व्यापार, तीन तरह का व्यापार होता है। एक स्थानीय व्यापार हो गया, एक क्षेत्रीय व्यापार हो गया, और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। अपन सबसे पहले स्थानीय व्यापार के बारे में बात करते हैं। स्थानीय व्यापार का जो सबसे पहला पहलू है वह है विलेज और टाउन। एक सेकंड। हाँ, तो स्थानीय व्यापार में सबसे पहला पॉइंट है, गांव और कस्बों को या गांव और शहरों को जोड़ने वाला जो व्यापार था उसको स्थानीय व्यापार कहा जाता है। फिर जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ बाहर के क्षेत्र में, शहर के बाहर के क्षेत्र में, उसको शहरों के अन्नागार में संचित किया गया, रखा गया। इसलिए हम देखते हैं कि हड़प्पा के अंदर जो परकोटे का क्षेत्र था उसके अंदर हमें एक अन्नागार मिला है। मोहनजोदड़ो में परकोटे के बाहर के क्षेत्र में हमें
अन्नागार मिला है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो में परकोटे के बाहर का जो क्षेत्र है जहां में अन्नागार मिला है वह परकोटे के बहुत ही करीब है, परकोटे के अंदर नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा के अंदर परकोटे के अंदर में अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो में हमें परकोटे के बाहर अन्नागार मिला है। इस तरह के सवाल अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और फिर उसका इस्तेमाल कहाँ किया गया? शहर में उसको संचित करके खाद्यान्न को उसका प्रयोग लिया गया शहर में उसको बेचने के लिए, शहर में उसको बांटने के लिए खाद्यान्न को। और इसको बेचने का कार्य किसने किया? एक व्यापारी के वर्ग ने किया, जो उस खाद्यान्न को स्टोर हाउस से लेके लोगों के बीच में बांटता, रॉ मटेरियल टू अर्बन क्राफ्ट सेंटर। और इसके अलावा दूसरा प्रमाण किया है स्थानीय व्यापार का, जो कच्ची सामग्री थी, जैसा कपास हो गया, हो सकता है कि कपास गांव के क्षेत्र में उगाया गया हो, लेकिन कपास से जो कपड़ा है वो शहर के क्षेत्र में बना, जो कच्ची सामग्री है वह भी गांव से, कस्बों से शहर की तरफ लाई गई। इसी प्रकार से जो शहर है वो कला के या शिल्प के केंद्र बन गए। शहर गांव से लाए हुए कच्चे सामग्री का इस्तेमाल शहरों में किया गया। फिर इसके अलावा जो शेल, जो शंख का कार्य होता है, जैसे बालाकोट, नागेश्वर, यहाँ पे शंख का कार्य होता है। लेकिन इस जगह पे शंख आए कहां से? ये भी व्यापार के माध्यम से है, स्थानीय व्यापार के माध्यम से है। आसपास जो समुद्र का तट था वहां से शंख को इकट्ठा करके बालाकोट और नागेश्वर, बालाकोट और नागेश्वर कहाँ है? ये पाकिस्तान के ना अरब सागर के पास में, नदी समुद्र तट के पास में है। तो यहाँ से शंख को लाकर बालाकोट और नागेश्वर में रखा गया, जहाँ पे शंख का कार्य किया गया। फिर अनेक प्रकार की हमें यहाँ पे मनके भी मिली है, बहुमूल्य मनके हैं। अभी अंग्रेजी में शब्द है, जैसे सुलेमानी पत्थर हो गया, एक आप उदाहरण दे सकते हैं सुलेमानी पत्थर का। आगेटे और कार्नेलियन, ये बीड्स है, इसका मतलब ये मनके हैं बहुत ही, जिनका इस्तेमाल किया गया लोथल के अंदर। लोथल में मनकों का बनाने का एक प्रकार से हमें वहाँ पे कारखाना मिला है। और जो मनके हैं ये लोथल में बनाए गए, लेकिन मनके लेकर कहाँ पे आए, कहाँ से लेके आए लोथल में? वह लेके आए थे रतनपुर माइंस, नर्मदा के दक्षिण में रतनपुर की जो खाने हैं वहां से मनकों को लेकर लोथल में लेके गए। फिर देखो इसमें लिखा हुआ है कि स्थानीय व्यापार के लिए 3 फैक्टर महत्वपूर्ण होते हैं, 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला, जो सहायता प्रदान करते हैं व्यापार को अधिक बढ़ाने के लिए, सबसे पहला कारण है ग्रेन नीड ऑफ अर्बन पीपल, खाद्यान्न की आवश्यकता शहरों में नंबर 1, जिसके माध्यम से व्यापार होगा। दूसरा, रॉ मटेरियल नीड ऑफ क्राफ्टमैन, जो शिल्पकार कार्य कर रहे हैं शहरों में, उनके लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता है, इस कारण भी व्यापार होता है। फिर तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है लग्जरी प्रोडक्ट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है? विलासिता की वस्तुएं जो राजा प्रयोग में लिया करता था, या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी थे, या जो अमीर व्यापारियों का वर्ग था, वह विलासिता की वस्तुएं, यानी ग्लास हो गए महंगे, या फिर मदिरा हो गई, इस प्रकार के जो, या महंगे कपड़े हो गए, जो विलासिता की वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता रहती है शहरों में, उसके कारण भी स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिला। वो अपन रीजनल व्यापार के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रीय व्यापार पूरा बृहद है, यानी हड़प्पा के बाहर से कौन कौन सी सामग्री हड़प्पा के अंदर लाई गई व्यापार के माध्यम से? जैसे कहा जाता है सोना, सोने का कार्य होता है हड़प्पा में, लेकिन सोना कहाँ से है? कर्नाटक के अंदर जो खाने हैं, यानी दक्षिण भारत से वो सोना व्यापार के माध्यम से हड़प्पा में लेके आए। लेड, लेड को सीसा कहते हैं, लेड है। लेड को कहां से लेके आए? केंद्रीय भारत, सेंट्रल इंडिया से वो लेड को लेके आ गए। फिर एमेथिस्ट नाम का एक मनका है, पत्थर है बहुमूल्य, उसको महाराष्ट्र से लेके आ गए। लेपिस लेजुली, ये सुलेमानी पत्थर हो सकता है, लेपिस लेजुली सुलेमानी पत्थर है, जो अफगानिस्तान से हड़प्पा में है। अफगानिस्तान में जगह है बदख्शान, जो हड़प्पा से ही बाहर है, हड़प्पा के एरिया से बाहर है। बदख्शान से व्यापार के माध्यम से वह वस्तुएं हड़प्पा के अंदर आई और जिसका प्रयोग हड़प्पा में किया गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विदेशी व्यापार के बारे में। अब विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे हड़प्पावासी जब वस्तुओं का निर्यात करते थे, उसके बदले में उनको बुलियन मिलता था, सोना भी मिला करता था। बुलियन का मतलब होता है सोना। जैसे कोई वस्तु उन्होंने मेसोपोटामिया भेजे तो मेसोपोटामिया से सोना भी वापस आया। तो इस कारण कह सकते हैं कि हड़प्पा में जो व्यापार का संतुलन था वो हड़प्पा के पक्ष में था, यानी वो अधिक निर्यात कर रहा था हड़प्पा और आयात कम कर रहा था। यानी एक बहुत ही सशक्त और मजबूत अर्थव्यवस्था थी हड़प्पा के अंदर। फिर इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण हड़प्पा सभ्यता के अंदर प्रॉस्पेरिटी आई। हड़प्पा सभ्यता के अंदर हड़प्पा सभ्यता और अधिक विकसित हुई इसी व्यापार की सहायता के कारण। जैसे हड़प्पा की जो मोहर है अब व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया भी मिली है, यानी
हड़प्पा की मोहर हमें मेसोपोटामिया के शहर जैसे सूसा, SUS, ऊर, UR, सूसा और नामक शहरों में भी हमें मिली है। फिर इसके बाद इंडस डाई टाइप, यानी जो हड़प्पा सभ्यता में जो पासे के प्रकार हमें मिले हैं या जो माप और तौल के जो हमें पत्थर मिले हैं, माप और तौल के, वेट्स एंड मेजरमेंट से संबंधित, वह पासे और माप और तौल से संबंधित वस्तुएं हमें मेसोपोटामिया में भी मिली है। यानी व्यापार इन दोनों के बीच बहुत प्रगाढ़ था। लेकिन जो मेसोपोटामिया की वस्तुएं हैं वो हड़प्पा में हमें बहुत कम मिली है। अब इसका कारण क्या है? या फिर मेसोपोटामिया की जो वस्तुएं हड़प्पा में ऑलमोस्ट एब्सेंट है, इसका मतलब अधिक संख्या में हमें नहीं मिली है। जैसे मोहनजोदड़ो में एक उदाहरण है, 3 सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ मेसोपोटामिया, यानी 3 सिलेंडर के आकार वाली 3 हमें मोहर मिली है मेसोपोटामिया की, मोहनजोदड़ो में मिली है। लेकिन इस तरह के प्रमाण हमें बहुत कम मिले हैं। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इसके बाद आगे दे रखा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच सीधा व्यापारिक संबंध, उसकी कुछ सीमाएं हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच सीधा संबंध है, लेकिन कई इतिहासकार इसको डिनाई करते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच सीधा व्यापारिक संबंध कायम करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दूरी बहुत है हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में। इसलिए जो व्यापार है वह दिलमन, यानी बहरीन, आज के समय का जो बहरीन है, बहरीन में एक जगह दिलमन, दिलमन बहरीन के माध्यम से वो व्यापार किया गया। यानी हड़प्पा वासियों ने अपनी वस्तुएं वो बहरीन तक पहुंचाई, बहरीन वालों ने हड़प्पा की वस्तुएं आगे मेसोपोटामिया में लेकर गए। तभी हम देखते हैं कि 2350 BC से जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया में जो किताब लेके गए, उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया है जो है मेलुहा। मेलुहा शब्द का क्या मतलब है? हड़प्पा से आने वाले लोग, यानी हड़प्पा वासियों को मेसोपोटामिया में मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा का अपन ने आइडेंटिफाई किया इतिहासकारों ने हड़प्पा वासियों के साथ। इसका मतलब ये इनके बीच में व्यापारिक संबंध था। हाँ, सीधा व्यापारिक संबंध नहीं होगा, लेकिन फिर भी बीच के अंदर मध्यस्थ के माध्यम से, बहरीन और दिलमन के माध्यम से इनके बीच में व्यापार था। फिर हड़प्पा वासियों ने इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन भी स्थापित किए, यानी व्यापार की जरूरतों के अनुसार कुछ बस्तियां भी स्थापित की है जिसके माध्यम से व्यापार करना आसान हो जाए। जैसे दिलमन और माकन, दिलमन और माकन ये दो जगह है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के बीच के अंदर है, जिसका इस्तेमाल किया, बस्तियों का इस्तेमाल किया आगे व्यापार करने के लिए। फिर इसके आगे बात करते हैं, मेसोपोटामिया ने अधिकतर पेरिशेबल आइटम हड़प्पा में भेजे थे। पेरिशेबल का मतलब ये है कि वह वस्तुएं जो खत्म हो सकती है। इसी कारण हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की वस्तुएं हड़प्पा में कम देखने को मिली। हो सकता है उन्होंने चमड़े की चीजें भेजी हो मेसोपोटामिया ने, हो सकता है कपड़े भेजे हो, इसी कारण मेसोपोटामिया की वस्तुएं हड़प्पा में कम मिलती है। फिर इसका इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रभाव क्या था। अत्यधिक विकसित जो व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय या स्थानीय व्यापार है, उसके कारण व्यापार और वाणिज्य के कई सारे केंद्र स्थापित हो गए। जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया। और इसके कारण क्या हुआ? इससे व्यापार के कारण शिल्प के द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की गई उनकी मांग बहुत अधिक बढ़ गई। व्यापार के कारण उन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान हो गया। फिर इसके अलावा मेटीरियल प्रोस्पेरिटी आई, यानी भौतिक विकास हुआ हड़प्पा में, मेटीरियल प्रोस्पेरिटी आई वहां पे। फिर एक संबंध कायम हुआ, गांव से लेकर कस्बा और कस्बे से लेकर शहर, ये तीनों आपस में एक व्यापारिक लिंक के माध्यम से आपस में जुड़ गए। इनके बीच में लिंक सशक्त हुआ हो। फिर इसके बाद है, और कौन सा प्रभाव रहा है पॉजिटिव व्यापार के कारण हड़प्पा वासियों में? क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कर रहे थे, क्षेत्रीय व्यापार भी कर रहे थे, स्थानीय व्यापार भी कर रहे थे, अपनी जगह से बाहर निकल के इन्होंने व्यापार किया। इसलिए जो उनका नजरिया था वो विश्व व्यापी नजरिया हो गया था, कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक हो चुका था, विश्वव्यापी नजरिया, जिसका उदाहरण अपन पहले दे चुके हैं। जैसे लिपस्टिक है, मेसोपोटामिया में मिली, यहाँ पे मिली है। वेनिटी केस है जो मेसोपोटामिया में मिला है और हड़प्पा के अंदर में मिला है। और कॉफिन बरियल, यानी ताबूत में जो दफनाया जाता था वह मेसोपोटामिया में मिला है और हड़प्पा के अंदर इसके प्रमाण मिले। यानी कई सारे सांस्कृतिक रीति रिवाज को ग्रहण भी किया होगा हड़प्पा वालों ने। क्यों किया? क्योंकि उनका जो नजरिया था वह विश्वव्यापी नजरिया था। वो सीखने के लिए आते थे कि दूसरे क्षेत्र के लोग हमें क्या दे सकते हैं। और इसका और क्या फायदा हुआ? व्यापार का मल्टी एथनिक सोसाइटी, यानी बहुनस्लीय समाज की स्थापना हुई। क्योंकि व्यापार में क्या होता है, कई सारे लोग बाहर से आते हैं और हड़प्पा में रहने लग जाते हैं, या मोहनजोदड़ो जो बड़े शहर है वहां पे आके रहने लग जाते हैं। कई नस्लों के लोग आते हैं, कई क्षेत्र के लोग आते हैं, कई देशों के लोग आते हैं। इस प्रकार से एक
बहुनस्लीय समाज की स्थापना होती है। फिर अपन थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं अपन फटाफट। व्यापार क्यों उत्पन्न होता है किसी भी समाज में? क्योंकि जो अमीर वर्ग है उनकी कुछ जरूरतें होती है विलासिता की वस्तुओं के लिए, जो शक्तिशाली वर्ग है उनकी कुछ जरूरतें होती है उत्पादित वस्तुओं की, जिसके लिए व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। और व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले कौन कौन से कारण है? एक तो अमीर व्यापारिक वर्ग की प्रेजेंस, प्रशासनिक वर्ग की प्रेजेंस और उनकी व्यापार की जरूरत है। फिर इसके बाद दूसरा है व्हील अस्तित्व में आ चुका था, व्हील पहिया, हड़प्पा वाले पहिए के बारे में जानते थे, तो इसके माध्यम से उन्होंने बैलगाड़ी भी बनाई, कार्ट भी बनाए। लेकिन हड़प्पा में क्या था, जो पहिया था सॉलिड व्हील था। अब समझ रहे हो सॉलिड व्हील का क्या मतलब है? पूरा का पूरा पहिया है, बीच में कोई भी इस तरह की डिजाइन या फिर डंडियां नहीं लगाई गई है, तो पूरा का पूरा भरा हुआ सॉलिड, पूरा भरा हुआ पहिया उस समय में था। फिर और कौन से कारक थे जिन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया? जैसे मोहर पे हमें नाव का प्रमाण मिला है और जहाज का प्रमाण मिला। मोहर पे नाव और जहाज अंकित होती है, ये भी हम कह सकते हैं कि हड़प्पा में व्यापार बहुत अधिक अच्छा था। फिर कई बस्तियां, उनकी लोकेशन पे भी अगर अपन नजर डालें, कई ऐसी बस्तियां हैं जिनकी जो लोकेशन है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे नदी के किनारे कई सारे शहरों को बसाए गए। जब नदी के किनारे शहर बसेंगे तो नदी के माध्यम से व्यापार करना आसान हो जाएगा। और व्यापारिक मार्गों पे कई सारे शहरों को बसाया गया, जैसे हड़प्पा हो गया रावी नदी के किनारे, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो वो व्यापारिक मार्ग से लगता हुआ था। फिर कई ऐसी बस्तियां जो इन हॉस्पिटेबल एरिया में भी बनाई गई है। इन हॉस्पिटेबल एरिया का मतलब ये कि दूर दराज का क्षेत्र जहाँ पे रहना भी मुश्किल है, उन क्षेत्रों में भी हड़प्पा वासियों ने जाकर वहां पे पूरी की पूरी बस्तियां बसाई। क्यों बसाई? व्यापार की जरूरतों के लिए। जैसे मकारन पोस्ट, मकारन पोस्ट यानी मकारन का किनारा। मकारन पोस्ट कहाँ पे है? पाकिस्तान में, अरब सागर के पास में, बहुत दूर, पाकिस्तान का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है मकारन पोस्ट। तो वहां पे सूट कैगेंडोर, SUTKANGENDOR, सूट कैगेंडोर नामक वहां पे बस्ती बसाई गई। किस लिए बसाई गई? वो पूरा बर्बाद जगह थी, लेकिन केवल व्यापार के हिसाब से कि सामान अपन वहां लेके जा सकते हैं, बीच में एक ट्रेडिंग पॉइंट हो जाएगा, जो उत्पादित वस्तुएं व्यापार के माध्यम से उसको और आगे भेजने के लिए। यानी अब इतनी दूर जाके उन्होंने बस्तियां बसाई, तो उसका क्या मतलब निकल रहा है कि ट्रेड वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, यानी व्यापार एक प्रकार की प्रशासनिक गतिविधि थी। एक प्रशासन अस्तित्व में था, राजा अस्तित्व में था, उनके अधिकारी अस्तित्व में थे, तभी प्रशासनिक संसाधनों का उपयोग करके इतनी दूर जाके बस्ती बसाई। क्योंकि व्यापारियों की बस की बात नहीं है इतनी दूर जाके बस्तियां बसाना, प्रशासन का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इससे हमें पता लगता है कि जरूर प्रशासन भी अस्तित्व में रहा होगा। तो ट्रेड वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, यानी प्रशासन का सकारात्मक रवैया रहा होगा व्यापार के लिए। उन्होंने डायरेक्ट व्यापार में एंगेज होकर व्यापार को बढ़ावा दिया होगा। जैसे बलूचिस्तान की जगह है, बलूचिस्तान में कृषि का कार्य नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे व्यापार की अनेक प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि बलूचिस्तान की जमीन ही ऐसी है, वहां पे कृषि का कार्य नहीं हो सकता, लेकिन व्यापारिक कार्यों को वहां पे बढ़ावा दिया गया। तो कई क्षेत्रों में व्यापार अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रेड एंड कॉमर्स बिकम्स मोर डिसाइसिव देन एग्रीकल्चर। जैसे बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में व्यापार अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कृषि की बजाय। ठीक है, इसी के साथ ही अपन ये हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के बारे में जो अपन ने बात की उसको यहाँ पे खत्म करते हैं।